हेलो स्टूडेंट्स। ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। किसी भी प्रदेश के वातावरण द्वारा प्रस्तुत किए गए संसाधनों में और उस प्रदेश की जनसंख्या द्वारा उन संसाधनों के उपयोग में जितना अधिक संतुलन होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में वहाँ की जनसंख्या अधिक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है। इसके लिए न तो जनाधिक्य ओवर पॉपुलेशन और न ही जनाभाव अंडर पॉपुलेशन होना चाहिए। किसी प्रदेश की अनुकूलतम जनसंख्या संसाधनों के उपयोग की विधियां और विकास की दशा के साथ बदलती रहती हैं। अतः अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण अर्थात मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर हो सके। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम सिज्विक ने प्रस्तुत किया था, किंतु इसको विस्तृत एवं उचित रूप में एडविन कैनन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री थे। कैनविन के बाद अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के ऊपर डॉल्टन, रॉबिन्सन तथा सॉन्डर्स द्वारा भी व्याख्या की गई है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि सदैव ही हानिकारक होती हो या जनसंख्या में ह्रास सदैव ही लाभदायक होता हो। यदि किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतने व्यक्ति उस प्रदेश में नहीं रहते हैं, तो वह प्रदेश जनाभाव वाला प्रदेश माना जाएगा और उस प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि होने से लोगों को लाभ मिलेगा। जबकि यदि जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अधिकतम उत्पादन की अवस्था को पार करने के बाद भी बढ़ेगी, तो वह लोगों के लिए संसाधनों के अनुपात में अहितकर होगी और वह प्रदेश जनाधिक्य वाला भाग माना जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का विकास कैनविन ने किया था। कैनविन ने बताया कि किसी देश की विशिष्ट जनसंख्या जो अधिकतम आर्थिक उत्पादकता या अधिकतम प्रति व्यक्ति आय संभव कर सके, वह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख दो मान्यताएं हैं। प्रथम, देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी कुल जनसंख्या एवं कार्यकारी जनसंख्या का पारस्परिक अनुपात अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, जब जनसंख्या बढ़ती है तो देश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन अपरिवर्तित रहते हैं। उपरोक्त दोनों मान्यताओं के परिणाम स्वरूप यदि प्रति श्रमिक औसत उत्पादन में परिवर्तन होता है, तो प्रति व्यक्ति आय में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। कैनिन ने बताया कि किसी विशेष समय पर जब श्रम की मात्रा को एक निश्चित बिंदु तक बढ़ाया जाता है, तो उससे प्राप्त प्रतिफल अनुपात से अधिक मात्रा में बढ़ता है। लेकिन श्रम की मात्रा को निश्चित बिंदु से भी आगे बढ़ाया जाता है, तो उससे प्राप्त प्रतिफल अनुपात से कम मात्रा में बढ़ता है। अतः जिस बिंदु पर श्रम की औसत उत्पादकता घटनी शुरू हो जाती है, तो उसी बिंदु पर देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से है जो वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान कर सके। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के आधारभूत तथ्य: प्रथम, उत्पत्ति के नियम इसके प्रमुख आधार होते हैं। द्वितीय, जनसंख्या अर्थात श्रम के उचित नियोजन से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, उत्पादन संसाधनों, कार्य क्षमता, तकनीकी ज्ञान तथा उत्पादन प्रणाली में सुधार के साथ साथ परिवर्तन होने से अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु गतिशील माना जाता है। चौथा, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत परिमाणात्मक विचार के साथ साथ गुणात्मक विचार भी है।
अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है, जिसमें अधिकतम प्रतिफल से तात्पर्य समाज कल्याण तथा औसत सामाजिक पैदावार से है। प्रोफेसर डॉल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या को व्यक्त करने का एक प्रमुख सूत्र प्रस्तुत किया है। सूत्र निम्न प्रकार है: m = a - o अपॉन o। इसमें m का अर्थ कुसमायोजन की मात्रा। इसका मतलब यह है कि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कितनी अधिक है अथवा कम है। a का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन अर्थात वास्तविक जनसंख्या, और O का मतलब है ऑप्टिमम पॉपुलेशन अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या। डॉल्टन ने बताया कि यदि m धनात्मक है तो जनाधिक्य होगा, और यदि m ऋणात्मक है तो जनाभाव होगा। अतः m का मान 0 होगा तो यह जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति ऑप्टिमम पोजीशन होगी। जब जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं होता है, यह बिंदु संसाधन उपयोग की विधि, आर्थिक दशा और तकनीकी अवस्थाओं पर निर्भर करता है, और इनमें परिवर्तन होने से अनुकूलतम बिंदु भी बदलता रहता है। यदि किसी जनाधिक्य वाले प्रदेश में कृषि की उत्पादन विधियों में सुधार किए जाते हैं अथवा नए संसाधनों को उपयोग में लाया जाता है अथवा तकनीक में कोई प्रगति होती है, तो उस प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि होने पर भी अधिक आर्थिक कल्याण हो सकता है। परंतु जब उसी प्रदेश की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अनुकूलतम सीमा को पार कर जाती है, तो उत्पादन में कमी होने से विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और लोगों का आर्थिक कल्याण कम मात्रा में होता जाता है। अतः अनुकूलतम जनसंख्या उन्हीं प्रदेश में हो सकती है जिनमें जनसंख्या और संसाधनों का पारस्परिक समायोजन रहता है।